नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। आज मैं अधीनस्थ बोर्ड का एक पेपर और आपके सामने लेकर के आया हूं। उसके आंसर की हम जानेंगे, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जितने भी प्रश्न होते हैं उनमें अधिकांश प्रश्न है जो अधीनस्थ बोर्ड पुराने पेपरों में से ही पूछता है। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आज का पेपर हमारा उद्योग निरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 का पेपर है, जो 24 जून 2018 में पेपर हुआ था। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। खोदरीबा क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो खोदरीबा क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? खोदरीबा क्षेत्र है जो तांबे के लिए जाना जाता है। खोदरीबा क्षेत्र तांबे के लिए जाना जाता है। और ये खोदरीबा क्षेत्र कहाँ है? खोदरीबा क्षेत्र अलवर के अंदर है, अलवर में है ये, और तांबे के लिए जाना जाता है। तांबे की बात करें तो राजस्थान में तांबा खेतड़ी सिंघाना है, झुंझुनू के अंदर बड़ी खान है, और झुंझुनू को तांबा जिला भी कहा जाता है। बात करें हम लोहे की, तो लोहा राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? इसमें सही आंसर हो जाएगा ए। बात करते हैं हम लोहे की, तो लोहा कहाँ मिलता है? लोहा राजस्थान में मिलता है लोहे की बात करें तो हम लोहा है जो नीमला रायसीला दौसा में मिलता है, नीमला रायसीला। और नाथरा की पाल है, थूर हुंडेर ये उदयपुर में है क्षेत्र, और मोरी जाबानौल जयपुर के अंदर है, डावला सिंगाना झुंझुनू के अंदर है। और यहाँ पे राजस्थान में सर्वाधिक लोहे की बात करें ना तो एमेटाइट किस्म का है जो लोहा सर्वाधिक मिलता है यहाँ पे। कोयले की खान की बात यदि हम करें तो कोयले की खान है जो राजस्थान के जैसे पलाना है, कपूड़ी है, वहाँ पे ज़्यादा मिलता है कोयले की खान। तांबे की खानों में दो बड़ी खानें थी, एक तो मैंने आपको बताया खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू की, और एक खोदरीबा अलवर है। इसके अलावा बन्नो वालों की ढाणी है सीकर के अंदर, वहाँ भी तांबा मिलता है। बनेड़ा भीलवाड़ा में भी मिलता है, बीतासर बीकानेर में भी तांबे की खानें हैं। और यहाँ पे भारत सरकार का हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उपक्रम लगा हुआ है राजस्थान में। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। नाथरा की पाल में किस धातु खनिज के भंडार हैं? तो नाथरा की पाल की बात करें तो नाथरा की पाल में लोहे के भंडार है। अभी मैंने आपको बताया था लोहे के भंडार है नाथरा की पाल में। जबकि तांबे के मैंने बता दिया कि तांबे के कहाँ हैं। खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू खोदरीबा अलवर बन्नो वालों की ढाणी सीकर बनेड़ा भीलवाड़ा बीतासर बीकानेर में तांबे के भंडार हैं। टंगस्टन की यदि बात करें तो टंगस्टन सिरोही का वालदा है, और ये नागौर में डेगाना भाकरी है, वहाँ रेव की पहाड़ियों से जो ये रेव की पहाड़ियों में है खान है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक प्रजाति भेड़ की नहीं है? तो इनमें से कौन सी भेड़ की प्रजाति नहीं है? मगरा, बागड़ी, मालपुरी और नाचना। नाचना एक ऊँट की प्रजाति है जो जैसलमेर में पाया जाता है, नाचना ऊँट। मालपुरी जो है भेड़ की है, ये टोंक में पाई जाती है, टोंक ज़िले में पाई जाती है। और बागड़ी नस्ल की जो भेड़ होती है वो अलवर में पाई जाती है, और मगरा भेड़ भी पाई जाती है राजस्थान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सही परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है? तो सही परियोजना से का संबंध किस बांध से है? जवाहर सागर बांध, हरिके बैराज बांध, जवाई बांध और गांधी सागर बांध। किससे है? तो जवाई बांध से है इसका संबंध। सही परियोजना का संबंध जवाई बांध से है। जवाई बांध पाली में है, और सही परियोजना उदयपुर को पानी मिलता है। जवाहर सागर कोटा के अंदर है, और हरिके बैराज जो बांध है यहाँ से इंदिरा गांधी ने निकाली गई है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के अंदर है, चंबल नदी के अंदर ऊपर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कठोर मौसमी परिस्थितियाँ, बढ़ती आबादी, वनोन्मूलन, अम्लीय भूमि का प्रयोग। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा अम्लीय भूमि का प्रयोग, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि कठोर परिस्थितियाँ हैं उससे भी मरुस्थल बढ़ता है, बढ़ती आबादी बढ़ रही है तो उससे भी बढ़ेगा, क्योंकि रहने के लिए उनको आबादी को जगह भी चाहिए, तो पेड़ों को काटेंगे। वनोन्मूलन होता है, वनोन्मूलन का मतलब होता है बहुत से पेड़ों को जलाया जाना या काटा जाना, वो वनोन्मूलन होता है। तो इसमें सही आंसर अम्लीय भूमि का प्रयोग करना मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। बाकी ये तीनों है, मरुस्थलीकरण के कारण तीनों है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में BSHW की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? तो कोपेन की वर्गीकरण के अनुसार कौन कौन सा दर्शाता है? अरावली के उत्तरी भाग, अरावली का दक्षिणी भाग, अरावली के पूर्व का भाग, अरावली के पश्चिम का भाग। ठीक है, तो इसमें सही आंसर तो हो जाएगा अरावली के पश्चिम वाला भाग है, BSHW प्रकार का है। कोपेन ने वर्गीकरण किया था इसका, राजस्थान का वर्गीकरण किया था। तो इसने बताया था कि ये वाला जो क्षेत्र है तो AW प्रकार का हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र है जो CW प्रकार का हो जाएगा, और बाकी ये जो क्षेत्र है वो BSHW का हो जाएगा, और बाकी ये पश्चिम राजस्थान का है BWHW प्रकार का हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रोहतू राजस्थान के किस जिले का आरक्षित वन्य क्षेत्र है? तो रोहतू है जो नागौर का क्षेत्र है, सही आंसर हो जाएगा इसमें नागौर। और रोहतू क्षेत्र की बात करें तो ये है जो बिश्नोई संप्रदाय का आराध्य स्थल भी है रोहतू, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, अगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्न में से खनिजों के किस जोड़े के लिए प्रसिद्ध है? तो ZNPB, MGMN, FeNi और AgAu। इसका मतलब है कि इनमें से कौन सा सही है? ZN और PB सीसा जस्ता के लिए जानी जाती है। तो सही कौन सा है? सही आंसर है हमारा A, ZNPB सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। रामपुरा अगुचा है जो ये कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर है, भीलवाड़ा में है ये जो खाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नौहर नहर परियोजना को निम्न में से किस स्रोत से जल मिलता है? तो नौहर नहर परियोजना को किससे जल मिलता है? रावी व्यास, सतलज, पांचना और बीसलपुर। तो इसमें किससे मिलेगा? रावी व्यास से मिलता है नौहर नहर को। तो ये कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर है, तो रावी व्यास से मिलता है इसमें। सही। पांचना बांध की बात करें तो करौली में हर मिट्टी का बना हुआ सबसे बड़ा बांध है ये। बीसलपुर बांध है जो टोंक के अंदर है, और इससे तीन जिलों को है जो पेयजल सप्लाई होती है, जयपुर, दौसा और टोंक को होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान राज्य में पानी लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजस्थान में पानी लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है जल संबंध संरचनाओं की प्रभावकता, रखरखाव और सुरक्षा। बिल्कुल, तो सही आंसर यही हो जाएगा इसमें कि पानी लेखा परीक्षा का अर्थ यही है कि जल संबंध संरचनाओं को उत्पादकता, रखरखाव और सुरक्षा करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पठार है जो निम्न में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर के नीचे स्थित है? तो गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर की है, और गुरु शिखर के ठीक नीचे है जो उड़िया का पठार है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। सबसे ऊंचा पठार है तो कौन सा है? ये है उड़िया का पठार है। मेसा का पठार है जो कहाँ है? सही आंसर तो इसमें सी हो जाएगा। मेसा का पठार कहाँ है? मेसा का पठार की यदि हम बात करें तो मेसा का पठार पर है जो चित्तौड़ का किला बना हुआ है, मेसा के पठार के ऊपर। बोराट के पठार की बात करें तो बोराट का पठार है जो गोगुंदा से लेकर के कुंभलगढ़ से लेकर के गोगुंदा तक फैला हुआ है बोराट का पठार। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में पश्चिम विक्षोभ चक्रवातों को क्या कहते हैं? तो पश्चिम विक्षोभों से बरसात होती है राजस्थान में, जो उसको मावठ कहते हैं, जो सर्दियों में आती है। ठीक है, तो मावठ इसमें सही आंसर हो जाएगा। लू होती है जो गर्म हवा होती है, ओलावृष्टि, ओलों के साथ में बरसात होती है, और गरज बौछार होती है जो गरज के साथ में बौछारें चलती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कल्प वृक्ष क्या है? कौन सा है? तो राजस्थान का कल्प वृक्ष है खेसजड़ी है, जिसका वानस्पतिक नाम है प्रोसेपिक सिनेरिया है, और इसको 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था इसको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है इसमें? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल सही हो जाएगा, जो भरतपुर के अंदर है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सही आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के अंदर है, रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर है, मुकुंदरा हिल्स है जो कोटा के अंदर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में सबसे बड़ी? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बांखड़ा नांगल परियोजना है जो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, माई बाजार सागर परियोजना डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। किस पारिस्थितिकी तंत्र का जैव भार यानी बायोमास अधिकतम होता है? तो झील, तालाब, घास भूमि और वन, इनमें से सबसे ज़्यादा जैव भार यानी बायोमास सबसे ज़्यादा किसका होता है? इसमें बायोमास सबसे ज़्यादा वन का होता है, तो वन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन,
नवजात शिशु को जन्म के कितने समय पश्चात डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस का जो टीका लगाया जाता है वो है जो बच्चे को जो लगाते हैं ना, वो 14 दिन में लगाया जाता है। वैसे वो 42 दिन बाद में लगाते हैं। 42 दिन बाद में लगाते हैं। 42 दिन का मतलब है कि 6 सप्ताह हो जाएगा। इसमें सही आंसर हो जाएगा ए। वैसे ये साइंस का क्वेश्चन था, वो बता दिया मैंने, आता था इस वजह से। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा अंग पाचक रस नहीं बनाता है? तो पाचक रस कौन सा नहीं बनाता है, ये भी साइंस का क्वेश्चन है। आमाशय, आमाशय पेट को कहते हैं, है ना। और तो आमाशय बनाता है, पाचक रस बनाता है। पैनक्रियाज भी बनाती है, यकृत है, लीवर भी बनाता है। जबकि मूत्राशय है जो पाचक रस नहीं बनाता है ना, मूत्राशय नहीं बनाता है, डाइजेस्टिव जूस नहीं बनाता है ये मूत्राशय। अगला देखिए, किस रक्त समूह को सर्वव्यापी दाता कहा जाता है? तो किसको कहते हैं सर्वव्यापी दाता? इसमें आ जाएगा सर्वदाता, जो सर्व डोनर होता है ना, यूनिवर्सल डोनर, वो O- होता है। O- यूनिवर्सल डोनर होता है, जबकि जो सर्वग्राही होता है वो AB+ होता है। AB+ सर्वग्राही होता है। ठीक है, तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? डी, इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा हार्मोन प्रकार वन के मधुमेह में अपर्याप्त मात्रा में बनता है? तो ये भी साइंस का क्वेश्चन है। कौन सा हार्मोन है जो प्रकार वन के मधुमेह में अपर्याप्त मात्रा में बनता है? तो कौन कौन सा किस में बनता है? ग्लूकेगोन, ग्लूकेगोन और इंसुलिन, इंसुलिन जब, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपर्याप्त मात्रा में बनता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इसका अग्रोस जेल पृथक्करण के पश्चात DNA के टुकड़ों को किस डाई की सहायता से देखा जा सकता है? तो किस डाई की सहायता से देखा जा सकता है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ब्रोमोफिनॉल ब्लू। सही आंसर हो जाएगा इसमें ब्रोमोफिनॉल ब्लू से है जो देखा जा सकता है। बिल्कुल डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सब साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनका मैं जो आता है वो बता देता हूँ। एक आनुवंशिक विकार जिसमें रक्त का थक्का सामान्यतः नहीं जमता है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। तो आनुवंशिक विकार जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है तो वो हीमोफीलिया हो जाता है। हीमोफीलिया होता है ना, वही है विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर मानव प्रजाति है। तो यूरिक अम्ल उत्सर्जी, यूरिया उत्सर्जी, अमोनिया उत्सर्जी, यूरिक अम्ल और यूरिया उत्सर्जी दोनों। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा यूरिया उत्सर्जी है जो मानव प्रजाति है। बी सही आंसर है इसमें। अगला है, वह विक्रिया जिससे उपयोगी जीन की कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण पत्र विधि द्वारा किया जाता है, पात्र विधि द्वारा किया जाता है, क्या कहलाता है? उसको क्या कहते हैं? PCR बोलते हैं उसको, PCR सही आंसर है इसका। निम्न में से कौन मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क इसमें सही आंसर हो जाएगा। सेरेब्रम इसमें सबसे बड़ा भाग है इसका। और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। ये मैथ का है, GK के प्रश्न हैं वो देख लेते हैं। 41वां प्रश्न है, कानरदे प्रबंधन का लेखक कौन है? तो कानरदे प्रबंधन का लेखक कौन है? तो इसके लेखक है पद्मनाभ इसके लेखक है कानरदे प्रबंधन के। और कानरदे प्रबंधन में लिखा हुआ है जालोर का इतिहास लिखा हुआ है। खुमान रासो है जो दलपत विजय की है, दलपत विजय की है। ठीक है, बीसलदेव रासो है जो नरपति नाला की है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? तो वीर विनोद किसका ग्रंथ है? वीर विनोद है जो कवि श्यामल दास है, भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। और इनके अनुसार है जो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 में, उसमें मुगलों की सेना की बात करें तो मुगलों की सेना कितनी थी उसमें? इनके ग्रंथ के अनुसार 80,000 थी। तो ये आंसर इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पिछवाई पेंटिंग का संबंध निम्न में से किससे है? तो पिछवाई पेंटिंग का संबंध किससे है? इसमें पिछवाई है जो नाथ द्वारा के प्रसिद्ध है, और नाथ द्वारा कहाँ राजसमंद में है, तो यहाँ की प्रसिद्ध है पिछवाई पेंटिंग्स। भगवान कृष्ण की जो लीलाओं के चित्र है उनको पिछवाई कला कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी लोकगीतों में गाया जाने वाला नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? तो किस लोक देवता के संदर्भ में है नेतल का भरतार? रामदेव जी के बारे में है। रामदेव जी के पिता का नाम था अजमल था, माता का नाम मैनादे था, और पत्नी का नाम नेतल दे था। इनका जन्म उड़ू काश्मीर बाड़मेर में हुआ, और इनका मुख्य पूजा जो स्थल है वो रूणेजा जैसलमेर के अंदर है। अड़बू जी का जन्म होता है जो बुंडेल गांव में होता है, नागौर के अंदर, है ना। और पाबू जी का जन्म कहाँ होता है? पाबू जी का
कोलूमंड में होता है, कोलूमंड जोधपुर में इनका जन्म होता है। तेजाजी का खरनाल में होता है, खरनाल नागौर में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिमला व लूना बस्ती मंदिर निम्न में से किस स्थान पर बनाए गए हैं? तो बिमला व लूना बस्ती मंदिर है जो कहाँ बनाए गए हैं, वो बिमल गोसाई मंदिर ये बनाया गया देलवाड़ा में। देलवाड़ा मंदिर कहाँ है? ये है सिरोही के अंदर है। सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अंजुमन खादिमुल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई थी? तो कौन सी रियासत में हुई थी अंजुमन खादिमुल इस्लाम की स्थापना? ये हुई थी अलवर के अंदर हुई थी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें अलवर। अतारकीन का दरवाज़ा है जो राजस्थान के निम्न में से किस ज़िले में है? तो अतारकीन का दरवाज़ा कहाँ है? ये नागौर के अंदर है, नागौर ज़िले में है। अतारकीन का दरवाज़ा है नागौर के अंदर है। अगला है रावण हत्या को निम्न में से किससे बनाया जाता है? तो किससे बनता है रावण हत्या? रावण हत्या आधे कट्टा नारियल से बनता है। आंसर ये सही हो जाएगा, आधे कट्टे नारियल से है जो रावण हत्या बनाया जाता है। नेक्स्ट है कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया था? तो कौन सी हस्तकला के लिए चुना गया था उनको? मीनाकारी के लिए चुना गया था, जो जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है। राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहड़जी था? तो कौन किसके था? तो जाम्बू जी के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहड़जी था। सही आंसर हो जाएगा इसमें। संत धन्ना का जन्म है जो धुवनगांव टोक में हुआ था, और जसनाथ जी का जन्म होता है जो कतियासर गाँव बीकानेर में हुआ था, और संत पीपा जी का गागरोन में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील और गिरासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना करी थी? तो सम सभा की स्थापना करी थी। सही आंसर हो जाएगा इसमें ए, सम सभा की स्थापना। अगला क्वेश्चन है वंश भास्कर को किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा लिखा गया था? तो वंश भास्कर को किसने लिखा था? सूर्यमल मिश्रण ने लिखा था। सूर्यमल मिश्रण। तो इसमें सूरजमल मिश्रा है इसमें, तो यही आंसर सही हो जाएगा इसमें। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा आर्य समाजी विचारधारा का संपोषक नहीं था? तो आर्य समाजी विचारधारा का संपोषक देश हितैषी था, जनहितकारक, परोपकारक, राजपूताना गजट नहीं था। राजपूताना गजट है जो आर्य समाजी विचारधारा का संपोषक नहीं था। अगला है दीपदान परंपरा का संबंध किससे है? तो दीपदान परंपरा का संबंध है जो किससे है? पुष्कर से है। पुष्कर झील में दीपदान के लिए जाना जाता है। खाटू श्याम जी का है जो सीकर में है, होगा मेरी नोहर हनुमानगढ़ में, सालासर चूरू के अंदर है। अगला देखिए भारत की आज़ादी के समय राजपूताना की देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? तो देशी रियासतों की संख्या कितनी थी उस समय? थी विदेशी रियासतों की संख्या 22 थी, यानी कि 19 तो रियासत थी और 3 ठिकाने थे, कुल मिला के 22 थी। ठीक है, सही आंसर इसमें 22 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है। ये कई बार प्रश्न आ चुका है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में शिशु में मातृत्व मृत्यु दर कम करने एवं गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो कौन सी योजना शुरू की गई थी? इसमें राजस्थान जननी सुरक्षा योजना शुरू की गई थी। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है राज्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बिना दोहरी गणना किए हुए एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? GSDP कहते हैं, मतलब सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। उस समय का क्वेश्चन आया था 2015-16 में राजस्थान में भूजलों का औसत आकार कितना था? तो उस समय कितना आकार था? उस समय था 2.73 हेक्टेयर था। अगला है राजस्थान में स्मार्ट विलेज गांव स्कीम के अंतर्गत स्मार्ट विलेज विकसित करने के लिए कितने गांव चयनित किए जा चुके हैं? ये भी उसी समय का प्रश्न है। तो इसमें भी चुने जा चुके थे उस समय 3275 के लगभग है जो चुने गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो राजस्थान राज्य का अध्यक्ष कहलाता था राज प्रमुख कहते थे। पहले राज्यपाल की बात हो रही है तो राज प्रमुख कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है इनमें से राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है? तो सबसे कम अवधि का किसका रहा है? हीरालाल देवपुरा का सबसे कम अवधि का जो कार्यकाल रहा है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? यानी RPSC का सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु दोनों में पहले जो भी समाप्त हो। 62 वर्ष की आयु तक 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु दोनों पहले जो भी समाप्त हो। इसमें सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु दोनों में से पहले जो भी हो, तो जो भी समाप्त हो, तो ये इसका कार्यकाल होता है। अगला है
मानगढ़ धाम जो राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम से प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? तो मानगढ़ की बात करें तो मानगढ़ कहाँ है? मानगढ़ है जो बांसवाड़ा के अंदर है। यहाँ पे है जो 1913 में ये घटना हुई थी और 1500 भील मारे गए थे। तो ये बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। अगला है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 1994 में हुआ था। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1994। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है। जिसका सदस्य नहीं होता है, तो इसका सदस्य कौन नहीं होता है? मुख्यमंत्री, विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें गलत क्या है? इसमें सही आंसर वैसे डी आंसर है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश इसमें नहीं होता है। अगला देखिए, निम्न में से राज्य सूचना आयोग राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है इसमें? ये एक संवैधानिक निकाय है, ये एक स्वायत्त शासी निकाय है और इसका गठन 18 अप्रैल 2005 को हुआ था। ये गलत है, 2005 में थोड़ी हुआ था, इसका 2006 में हुआ था। तो आंसर कौन से सही हो जाएंगे? ए और बी सही, 1 और 2 सही हो जाएंगे। तो 1 2 सही के लिए बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला है, ईवीएम मशीन में नोटा बटन का उपयोग पहली बार कौन से विधानसभा चुनाव में हुआ था? तो ईवीएम का जो नोटा बटन होता है, नॉन ऑफ द वोट, किसी को भी नहीं वोट, तो वो 14वीं विधानसभा हुई थी चुनाव 2013 में। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 14वीं विधानसभा चुनाव 2013 से जो नोटा बटन का उपयोग किया जाने लगा था। अगला क्वेश्चन है, 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को अजमेर स्थानांतरित किया गया था? तो किस समिति की सिफारिश से हुआ था? ये हुआ था सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश से हुआ था। सही आंसर इसमें हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन देखिए, सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो जिलाधीश, पंचायत समिति, बीडीओ, ग्राम सभा द्वारा बहुमत उद्देश्य के लिए निर्वाचित व्यक्ति। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि जब सरपंच और उप सरपंच अनुपस्थित रहता है तो ग्राम सभा में जो बहुमत होता है उसके उद्देश्य बहुमत उद्देश्य के लिए निर्वाचित व्यक्ति ही है जो उसकी बैठक की अध्यक्षता करता है। अगला देखिए, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल जी। सही आंसर हो जाएगा इसमें सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन राजस्थान में मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है? तो कौन सा करता है? 91वां संविधान संशोधन है जो मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है, जिसमें बात करें कि राजस्थान में 200 सीटें हैं और 15% मंत्री हो सकते हैं। 200 के 15% मंत्री हो सकते हैं, तो 30 मंत्री हो सकते हैं। तो न्यूनतम कितने हो सकते हैं? न्यूनतम की यदि हम बात करें ना, तो न्यूनतम मंत्री हो सकते हैं 1+11 न्यूनतम हो सकते हैं, जबकि मैक्सिमम 29+1 हो सकते हैं, मतलब एक मुख्यमंत्री के सहित हो सकता है। ठीक है। अगला देखिए, जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? तो जयपुर मेट्रो की शुरुआत 2015 के अंदर हुई थी। जयपुर मेट्रो की शुरुआत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय करने वाला पहला राज्य कौन था? तो उस समय जो कौन था? राजस्थान था। अगला है, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड कहाँ है? तो बाड़मेर के अंदर लगाई गई है रिफाइनरी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये साइंस का क्वेश्चन है, वैसे बता देता हूँ। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है तो वो वेबर होती है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत पर काम करती है, तो किस सिद्धांत पर काम करती है? विद्युत मोटर है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। अगला है, निम्न में से कौन सा ऐसा आभासी प्रतिबिंब बना सकता है जो हमेशा वस्तु से छोटा ही होता है? तो कौन बना सकता है? समतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण बना सकता है। तो इसमें से कौन सा बना सकता है? इसमें से अवतल लेंस ही बना सकता है। अवतल लेंस है जो इसमें छोटा प्रतिबिंब बना सकता है। एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है उसकी लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर, उसके ताप पर, दिए गए विकल्प सभी पर। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें दिए गए सभी विकल्पों पर है जो चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। अगला है, एक इंद्रधनुष में निचले किनारे से ऊपरी किनारे पर रंगों का क्रम है। तो यहाँ आर बराबर लाल, ओ बराबर नारंगी, वाई बराबर पीला, जी बराबर हरा, बी बराबर नीला, आई बराबर नीला इंडिगो होता है, बी बराबर बैंगनी। तो इसका सही आंसर बी प्योर होता है ना। बी से वोयलेट, ई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, ये से येलो, ओ से ऑरेंज। तो सही आंसर इसमें सी हो जाएगा। सी बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, समतल दर्पण के प्रतिबिंब के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है इसके अंदर? इसमें प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वास्तविक होता है। अगला क्वेश्चन है,
जब एक वस्तु एक अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर है तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति होगी, तो क्या होगी स्थिति उसकी? दर्पण के फोकस पर, दर्पण की वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, दर्पण के पीछे पर। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा दर्पण के फोकस पर होती है। प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन को क्या कहते हैं? तो विक्षेपण कहते हैं उसको, बिल्कुल सही है, डिस्पेशन विक्षेपण कहेंगे उसको। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो उसका प्रतिबिंब किस पे बनता है? दृष्टिपटल पे बनता है, मतलब रेटिना पर बनता है, रेटिना पर ही तो बनता है, ठीक है। अगला है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे मेरे को एजो साइंस के क्वेश्चन कम ही आते थे, जितने आते थे वो मैंने आपको बता दिया, और ये अंतिम क्वेश्चन था। धन्यवाद देखने के लिए। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।